वहीं आज किसी की आंखों में नींद नहीं थी। खुशी मन में हिलोरे ले रही थी। आंखें बंद करते ही किसी का चेहरा सामने जो आ रहा था। बहुत ही कोशिश के बाद भी जब आधार को नींद नहीं आई तो उसने घड़ी में समय देखा। रात के 12 बजने वाले थे। कुछ सोचने के बाद वह बिस्तर से उठा, अपने कपड़े बदले और कार की चाबी उठाकर वह बाहर निकल गया। रात के 12:15 हो रहे होंगे जब गहरी नींद में सोती कशिश का फोन वाइब्रेट होने लगा। नींद से आंखें खोलनी मुश्किल थी, इसलिए उसने बिना नाम देखे कॉल रिसीव कर लिया और अपने कान पर लगाते हुए अपनी उनिंदी सी आवाज़ में बोली, हेलो, दरवाज़ा खोलो, बाहर खड़ा हूँ। कशिश के कानों में जैसे ही आवाज़ पड़ी उसकी तो नींद उड़ गई। वह झट से उठकर बिस्तर पर बैठी और फिर से अपने कान में फ़ोन लगाया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी आधार की आवाज़ सुनी। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर गेट पर खड़ा हूँ। फिर से आधार की आवाज़ आई तो कशिश ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, आप शायद गलत घर में आ गए हैं। कशिश ने कहा तो फिर से आधार की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैं बिल्कुल सही पते पर आया हूँ और इस समय मैं स्वर्ण भवन के बाहर खड़ा हूँ, मिस कशिश सिन्हा। और अगर मेरे 10 गिनने से पहले तुमने ये दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगूंगा। फिर देती रहना जवाब अपने मामा जी को। आधार ने जैसे ही ये कहा वे दौड़ती हुई अपने कमरे से बाहर निकली और वे बोली, मैं आ गई, बेल मत बजाना। अभी कुछ ही सेकंड बीते होंगे कि कशिश ने लगभग भागते हुए आकर दरवाज़ा खोल दिया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने आधार खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। इस समय आधार के चेहरे पर एक बीजे मुस्कान थी। कशिश कुछ बोल पाती उससे पहले ही आधार उसकी साइड से घर के अंदर घुस गया और सीधे कशिश के कमरे की ओर गया। कशिश कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि अभी अगर वे बोलती तो पंकज जी जाग जाते और उसे उन्हें जवाब देना पड़ता। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसने देखा आधार आराम से उसके बिस्तर पर लेटा हुआ है। ये देखकर तो कशिश का दिमाग और गर्म हो गया। उसने अपने पास में पड़ा तकिया उठाकर आधार के ऊपर फेंक दिया, पर आधार वैसे ही लेटा रहा। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। कशिश ने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और फिर आधार के पास आकर गुस्से में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस समय? आपके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ है या नहीं? इतनी रात के कोई किसी के घर जाता है क्या? कशिश बोलती रही पर आधार यूं ही लेटा रहा। जब उसने फिर से कोई रिएक्ट नहीं किया तो कशिश उसके पास बैठ गई और तकिया उठाकर वे उसे जोर जोर से मारने लगी। इस बार आधार घूमा और कशिश के दोनों हाथों को पकड़कर उसे नीचे लेटाकर उसके ऊपर आ गया। तब से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो कुछ भी करोगी तुम? आधार ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, क्योंकि वह उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। ये कोशिश बेकार जाएगी, इसलिए चुपचाप ऐसे ही रहो। मुझे तुम्हें देखना है और जी भर कर देखना है। पिछले 15 दिनों की कसर आज ही पूरी करने वाला हूँ। इतना कहकर वे उसके चेहरे को बड़े ही ध्यान से देखने लगा। कशिश उसके ऐसे देखने और इतने करीब रहने से असहज महसूस कर रही थी। उसने आधार को घुरकर देखा और बोली, आप आप हटिए मेरे ऊपर से। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को यहाँ आने की, और तो और मेरे बेडरूम में भी घुसा है। आप समझते क्या है खुद को? कशिश बोले जा रही थी और आधार मुस्कुराता हुआ उसे निहार रहा था। ये देखकर कशिश का पारा और चढ़ गया। वे उससे सवाल पूछ रही है और वे है कि पागलों की तरह मुस्कुराया जा रहा है। आप में थोड़ी सी भी शर्म है या नहीं? मैं बोल रही हूँ और आप हैं कि बेशर्मों की तरह सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ, आधार ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक खिंचाव था जिसे महसूस कर कशिश शांत हो गई। इन 15 दिनों में याद नहीं आई मेरी? आधार ने अपनी नजरें उस पर टिकाए हुए ही पूछा। कशिश ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपनी नजरें झुका ली। उसके लिए आधार की नजरों का ताप झेल पाना मुश्किल सा हो गया था। तुम नहीं बताओगी तो मेरा ही हाल सुन लो कि कैसे कटे मेरे 15 दिन। सुनना चाहोगी? आधार ने प्यार से अपने हाथ उसके गाल पर रखते हुए कहा, पर कशिश ने अपनी पलकें झुकाए हुए ही ना में अपनी गर्दन हिला दी। नहीं सुनना, पर मैं सुनाऊंगा। आधार ने अपना चेहरा उसके चेहरे के और पास करते हुए कहा। इस तरह इतने नजदीक होने से आधार की सांसें कशिश के चेहरे पर पड़ रही थी। आधार थोड़ा सा और झुका। उसने अपने होठों को कशिश के कान के पास ले गया और फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? बोलो। कशिश ने इस बार भी ना में गर्दन हिलाई तो आधार के चेहरे पर स्माइल आ गई। झूठ, एकदम झूठ।
मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारी आंखें कह रही है कि तुम झूठ बोल रही हो। मेरी आंखें पढ़ना आता है आपको? अगर आता होता तो इन आंखों में और भी बहुत कुछ है जो आप पढ़ नहीं पाए। तुमने तो मुझे बातों में ही उलझा दिया। इन आंखों तक पहुंचने का मौका ही कहाँ दिया। आज तो पहुंच गए ना, तो पढ़ लीजिए। पढ़ लिया मैंने। आधार ने उसके चेहरे पर आती एक लट को साइड करते हुए बोला। इतनी जल्दी? कशिश ने उसकी आंखों में देखकर कहा। हाँ, इतनी जल्दी। तो क्या पढ़ा आपने? बता दूं? हाँ। सच में? तुम्हारी आंखें मुझसे कह रही है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, बेपनाह है, बेहद है। और और क्या कह रही है? और कह रही है कि ये हर समय बस मुझे देखना चाहती है। और और ये कि तुम हमेशा मेरे साथ, मेरे पास रहना चाहती हो। आधार कशिश के इतने करीब होने से मदहोश हो रहा था। अब उसकी आंखों में और बातों में वे मदहोशी उतर आई थी। उसकी नज़र कशिश के होठों पर थी और ये नज़र कशिश को शर्माने पर मजबूर कर रही थी। दोनों खामोश थे पर धड़कन शोर कर रही थी। आधार के लिए अब रुकना असंभव सा हो गया। उसने बिना किसी परवाह के अपने होठ कशिश के होठों पर रख दिए। इस बार कशिश ने भी उसका कोई विरोध नहीं किया और अपनी बाहें उसके गले में लपेट दी। थोड़ी देर बाद आधार उससे अलग हुआ तो दोनों अपनी सांसों को स्थिर करने लगे। आधार ने प्यार से अपने एक हाथ को उसके गाल पर रखा और बोला, अब बस और इंतजार नहीं। मैं कल ही घर में सबको बता दूंगा कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। आधार ने जैसे ही ये कहा, कशिश ने उसे अपने ऊपर से धक्का दिया और उठकर एक और खड़ी हो गई। इस समय उसकी पीठ आधार की तरफ थी। आप जाइए यहाँ से और किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, कशिश ने थोड़ी बेरुखी से कहा। वहीं आधार हैरानी से उसे देखने लगा। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? आधार ने उसके सामने आते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ मुझे। आप बस चले जाइए यहाँ से। चला जाऊं? क्यों चला जाऊं? अभी तो तुम इतने अच्छे से बात कर रही थी। अब क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप बस जाइए यहाँ से। ये क्या जाइए जाइए लगा रखा है? मैं कोई खिलौना हूँ? जब जी में आया खेल लिया और जब जी में आया तोड़ दिया। मैं आपके पास नहीं आई थी और ना ही मैंने आपको कोई खिलौना समझा है। अच्छा, तुम चाहती हो मैं चला जाऊं? हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें कहना पड़ेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं नहीं करती आपसे कोई प्यार, कशिश ने उसकी बात का जवाब दिया। अच्छा, तो अभी जो हुआ वे क्या था? अभी जो हुआ वे अट्रैक्शन था जिसमें मैं भाग गई। जो हुआ वे गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। यह अट्रैक्शन? रियली? तुम्हें मेरा प्यार अट्रैक्शन नजर आ रहा है? हाँ। आधार को उसकी बातों से बहुत ही आहत पहुंचा। वे कुछ समय के लिए शांत हुआ। फिर एक लंबी और गहरी सांस लेकर उसने उसके दोनों बाजुओं पर हाथ रखते हुए बोला, देखो कशिश, मैं यहाँ सब ठीक करने आया हूँ, लड़ने नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ। पर तुम इस रिश्ते से क्यों पीछे हट रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर कोई बात है जो तुम्हें इस रिश्ते को अपनाने से रोक रही है तो मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज़ कशिश, बताओ मुझे आखिर बात क्या है। क्योंकि ये तो तय है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और तुम्हारे इस इनकार का कारण नहीं समझ पा रहा। बस एक बार मुझे बता दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आधार की इन बातों से प्रेम, मनोहर, समर्पण, बाधा और आग्रह सब कुछ एक साथ था। पर कशिश पर तो जैसे उसकी किसी भी बात का असर ही नहीं हो रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई नहीं रोक रहा इस रिश्ते को अपनाने से। ये मेरी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी है तो फिर इसका एक भी कारण बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कारण जानोगे तो आप सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहतर है आप चले जाइए यहाँ से। तुम्हें क्या मैं इतना कमज़ोर लगता हूँ? तुम्हारे अहंकार को झेड़ा है मैंने। इस दिल में तो इससे मजबूत तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। सुनिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ, कशिश ने उससे कहा। तो आधार बिल्कुल शांत हो गया। कशिश ने उसे देखते हुए कहा, अब मिल गया ना जवाब, तो जाइए यहाँ से, वरना थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और मामा जी आ जाएंगे। कशिश ने कहा तो इस पर आधार ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने भारी कदमों से वहां से चुपचाप निकल गया। उसके निकलते ही कशिश दरवाजे के पास आई
और उसे एक नज़र देखकर दरवाज़ा बंद कर वह दौड़ती हुई अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर पेट के बल गिरकर रोने लगी। उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया ताकि पंकज जी को उसके रोने की आवाज़ सुनाई ना दे। कशिश की मजबूरी क्या है कि उसकी चाहत उसकी सिसकियों में सिमट कर रह गई। दिल की बात जुबा पर ना आई, बस नजरों से बयां होकर रह गई। अगली सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद अभ्यंक और पूर्णिमा ने घर के सभी लोगों को ड्राइंग रूम में बुलाया, ये कहकर कि उन्हें सभी लोगों को कोई बहुत ही जरूरी बात बतानी है। लगभग 5 मिनट बाद घर के सभी लोग और साथी पंकज जी और कशिश भी हॉल में मौजूद थे। अभय जी ने अभ्यंक की ओर देखकर कहा, क्या बात है अभ्यंक, हम सभी को क्या बताने के लिए यहाँ बुलाए हो? कोई टेंशन की बात तो नहीं है? नहीं चाचू, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। उल्टा मैं जो आपको बताऊंगा वह सुनकर आप सब खुश हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या इस पर सच में हमें गुड न्यूज़ सुनाने वाले हो तुम दोनों? लतिका जी ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभ्यंक ने अभय जी की ओर देखकर सीधे तौर पर मना किया। लो, मुझे लगा कि चलो कम से कम इस घर में वारिस तो मिलेगा उसे, पर उस पर भी फुल स्टॉप लग गया। लतिका जी ने बेपरवाही से कहा, इस घर को किसी और वारिस की जरूरत नहीं है, इस घर का वारिस अक्षय है। अभ्यंक ने एक नज़र लतिका जी पर नजर डालते हुए कहा, हाँ, किसी और का खून कभी इस घर का वारिस नहीं हो सकता। इस घर का वारिस इस घर के बेटे का खून ही होगा। लतिका जी ने भी अकड़ते हुए कहा, चाचू, मैंने सोचा है हम जो आपको बताने वाले हैं वह बात एक अलग ही खुशहाल माहौल में बताएंगे, पर किसी को घर में ना शांति रास आती है और ना ही खुशी। अभ्यंक ने लतिका जी पर तंज कसा। हाँ, सही कहा, मुझे कहाँ रास आती है इस घर की खुशी। जिसे रास आती है उसे सुनाओ खुश होने वाली बातें। इतना कहते हुए लतिका जी रोने लगी और रोते हुए अजीब सी नज़रों से देविका जी को देखा और वहां से जाने लगी। दी, मैंने किसी को नहीं कहा यहाँ से जाने के लिए, और वे बात बिना सुने यहाँ से कोई नहीं जाएगा। अभ्यंक ने अंशिका से कहा, पर ये सब बातें थी तो सिर्फ लतिका जी के लिए। मम्मी, अंशिका ने लतिका जी की ओर देखा, जैसे ही आंखों में आग्रह कर रही हो कि मत जाओ। लतिका जी ने अंशिका को देखा और चुपचाप उसके पास ही आकर बैठ गई। अभ्यंक ने उन्हें एक नज़र देखा और फिर पूर्णिमा की ओर देखकर बोला, बताइए बताइए पूर्णिमा। नहीं अभ्यंक जी, आप ही बताइए, पूर्णिमा ने अभ्यंक से कहा। तो अभ्यंक ने हाँ में गर्दन हिलाया। चाचू, माँ और पापा जी, मैं जो भी बताने जा रहा हूँ वे सब ध्यान से सुनिए। अभ्यंक ने कहा तो उन्होंने हाँ में अपना सिर हिलाया। माँ और चाचू, आप दोनों ही जानते हैं कि अक्षित की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, पर यह सच नहीं था, बल्कि उसकी एक्सीडेंट एक साजिश थी। किसी ने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया था। ये बात तो आप सभी को पता चल ही गई है। रिवांश के केस को लेकर अभ्यंक ने कहा तो इस बार भी सभी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उस केस के बाद पंकज जी और कशिश भी जान चुके थे कि अभ्यंक का कोई जुड़वा भाई था जिसकी हत्या कर दी गई थी। हाँ, ये सब तो हम सब जान ही चुके हैं कि कैसे एक छोटी सी बात के लिए उस रिवांश ने हमारे अक्षित की जान ले ली। अभय जी ने गुस्से से कहा। गुस्सा होने के साथ साथ वे इस समय थोड़े भावुक भी थे, जिसकी वजह से उनकी आंखें लाल लग रही थी। वहीं देविका जी और लतिका जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। एक परिवार में सदस्यों के बीच मतभेद तो होता ही रहता है, कभी कभी मनभेद भी हो जाता है। उसमें भी एक दूसरे की चाहे कितनी भी शिकायतें हो, चाहे कितनी भी नाराजगी हो, पर घर के बच्चों के प्रति सबका प्रेम एक समान होता है। लतिका जी का स्वभाव चाहे जैसा भी हो, पर अक्षित के लिए उनका प्रेम में, उनके ममतत्व में कोई मिलावट नहीं थी। और यही कारण था कि आज एक बार फिर अक्षित का जिक्र होने से उनकी आंखों में भी आंसू थे। आप सबको याद है, भैया जब कॉलेज में थे तो उनके साथ एक लड़की पढ़ती थी। वे कभी कभी अक्षित को साथ लेकर घर भी आती थी। अभ्यंक ने कहा तो सभी सोचने लगे। तभी देविका जी ने याद करते हुए कहा, हाँ, बड़ी ही प्यारी बच्ची थी, सरल स्वभाव और साफ मन की। क्या नाम था उसका? याद नहीं आ रहा है। देविका जी ने अपनी आंखें मीचते हुए और याद करने की कोशिश करते हुए कहा। देविका जी नाम याद करने की कोशिश कर ही रही थी कि लतिका जी झट से बोल पड़ी, पूर्वी। पूर्वी नाम था उसका। कभी कभी आती थी तो किचन में चली जाती थी मेरे पास, और सूजी का हलवा तो इतना अच्छा बनाती थी कि क्या कहूँ। लतिका जी ने पूर्वी को याद करते हुए कहा। वहीं पूर्वी का नाम सुनकर पंकज जी को अपनी बेटी की याद आ गई, जिसके कारण उनकी आंखें भी नम हो चली।
इस बीच लतिका जी ने पूर्वी का नाम लिया तो पूर्णिमा की नज़र पंकज जी पर चली गई। उन्हें भावुक होता देख वे भी भावुक हो गई। तभी अभ्यंग की आवाज़ आई, हाँ वही पूर्वी, और वे पूर्वी कोई और नहीं, पूर्णिमा की सगी बहन है। अभ्यंग ने जैसे ही कहा सबको शौक लगा। लतिका जी तो उठकर खड़ी हो गई। वहीं पंकज जी के लिए भी ये बात शॉकिंग थी। ये सब पूर्वी को पहले से जानते थे। पूर्वी अगर पूर्णिमा की सगी बहन है तो अभी कहाँ है वे? और आप लोगों ने इस बात का कभी जिक्र भी नहीं किया कि पूर्णिमा की कोई और बहन भी है। लतिका जी ने तुरंत सवाल किया। वे अब इस दुनिया में नहीं रही, पंकज जी ने शून्य में देखते हुए कहा। तो ये बात सभी के लिए और शॉकिंग साबित हुई। लतिका जी और देविका जी ने सुना तो हैरानी से उन दोनों ने अपना मुंह हाथ पर रख लिया। पर वे कैसे? देविका जी ने पूछा। एक सड़क हादसे ने उसकी जान ले ली। ये कहते हुए पंकज जी की आंखों में आंसू बह गए। कुछ देर वहां खामोशी छाई रही। तभी फिर से अभ्यंक ने कहा, अक्षित और पूर्वी ने किसी को नहीं बताया, पर वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इसी बीच अक्षित को लंदन जाना पड़ा और उसकी पूर्वी से बात होनी बंद हो गई। इतना कहकर अभ्यंक चुप हुआ और पूर्णिमा की ओर देखने लगा। हम तो यहाँ नहीं रहते थे, मैं पापा के साथ रहती और पूर्वी दी पढ़ाई के कारण यहाँ अकेले। जब पापा ट्रांसफ़र लेकर यहाँ आए तो कुछ दिन सब सही रहा, पर धीरे धीरे पूर्वी गुमसुम और शांत रहने लगी। अकेले रहती, कहीं ना आती ना जाती, बोलना भी लगभग छोड़ ही दिया सबसे। एक दिन वह किचन में बेहोश हुई तो पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। पापा ने बहुत पूछा उनसे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। पापा उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने एबॉर्शन के लिए मना कर दिया, क्योंकि वे बहुत ही कमज़ोर थी। जैसे तैसे उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और जब वे 1 महीने का था तब एक दिन अक्षित जी का कॉल आया कि वह आ रहे हैं अपने बच्चे से मिलने। इतना कहकर पूर्णिमा चुप हुई तो अभ्यंक ने कहा, जिस रात एक्सीडेंट हुआ उस रात भैया पूर्वी से मिलने जा रहे थे, पर उसी रात तेज आंधी तूफान के कारण पूर्वी ने फ़ोन कर उसे मना किया और इसी बीच अक्षित का एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तब पूर्वी कॉल पर थी, इसलिए उसने न आव देखा न ताव और दौड़ती हुई निकल गई उस बारिश में। फिर इसी बीच उसका भी एक्सीडेंट हो गया और पूर्वी भी उसी दिन। अभ्यंक चुप हुआ। वहाँ शांति पसर गई। तभी लड़खड़ाती आवाज़ में देविका जी ने पूछा, वे बच्चा वे बच्चा? उनकी बात सुनकर अभ्यंक और पूर्णिमा ने एक दूसरे को देखा। फिर अभ्यंक अपनी माँ देविका जी के पास आया और उनके घुटने के पास बैठते हुए बोला, माँ, अक्ष अक्ष हमारे अक्षित और पूर्वी का बेटा है। ये सच सबके लिए किसी धमाके से कम नहीं था और उतना भी भावुकता से भरपूर था। अपने बच्चे की इस दुनिया से चले जाने के बाद उसका अंश मिलना और उसका नज़रों के सामने होना जीवन जीने के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। कुछ समय भावुकता से भरा रहा, पर बाद में सब उसी खुशी को सेलिब्रेट करने लगे। आज तो स्कूल से आने के बाद अक्ष पर दुलार की बरसात हो रही थी, पर यह सब उसकी समझ से परे था। उसे तो एहसास तक नहीं था कि वह सबके लिए क्या बन चुका है। आधार और कशिश भी वहीं मौजूद थे सबके सामने, पर उन दोनों में कोई भी बात नहीं कर रहा था। भले ही दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर देख रहे थे, पर सामने नहीं आ रहे थे।